Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Classes 99. I am Deepika and our today's topic is Law of Mass Action and Rate Law. अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिनके अंदर मैंने डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स यूनिट, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, इन सभी टॉपिक्स को अगर आपने नहीं पढ़ा और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप प्लीज़ वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। चलिए हम हमारे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। इसके अंदर जो रेड लाइन है वो किसका शो करती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है वो डिक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ में। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो जाएगी। और जो हमारी ब्लैक जो लाइन वो किसका शो करती है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी जैसे जैसे टाइम जाएगा। However, reaction rate also found to decrease। जैसे हम देखते हैं जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो हमारा जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी रिएक्टेंट की, वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस भी डिक्रीज होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? तो अब देखते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलते हैं। जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है वो 1867 में गुलबर्ग एंड वेगे ने दिया था। उन्होंने स्टडी की थी इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। उन इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस के ऊपर उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन पुट फॉरवर्ड दिया था। देखिए ये हमने एक रिएक्शन ले ली, ए प्लस बी मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो हमारे ग्रीन कलर में स्मॉल अल्फ़ाबेट से जो शो होते हैं वो है मोल। स्मॉल ए रिप्रेजेंट मोल ऑफ ए रिएक्टेंट एंड स्मॉल बी रिप्रेजेंट मोल ऑफ बी रिएक्टेंट। तो हमारा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर स्मॉल ए एंड बी रेज टू पावर स्मॉल बी। या फिर हम बोल सकते हैं रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। यहाँ पे हमारा जो के है वो है रेट कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन से हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए है? लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए। लॉ ऑफ मास एक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of reactant raised to power their stoichiometric coefficient or number of moles that contain reactant in a balanced chemical reaction। बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, वो जो पावर होगी वो हो जाएगी ऐड यहाँ पे रेज टू पावर द नंबर ऑफ मोल्स। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर क्या है कि जो रेट है किसी भी रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर नंबर ऑफ मोल्स, या फिर आप स्टिचोमेटिक कोफिशिएंट बोल सकते हैं। बट कुछ केसेस में एक्सपेरिमेंट करके देखा तब क्या था कि जो हमारा रेट था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था लॉ ऑफ मास एक्शन की कंडीशंस को। तो इस वजह से हमारा रेट लॉ आया एग्जिस्टेंस में, और रेट लॉ के अकॉर्डिंग है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of that reactant in a balanced chemical reaction। मतलब क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर देखते हैं हम, जैसे स्मॉल ए मोल है, नंबर ऑफ मोल्स हैं ए के, और स्मॉल बी मोल नंबर ऑफ मोल्स हैं बी के। बट कुछ केसेस में क्या था, कुछ में कि जब हम रेट देखते थे तो वो मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर देर स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था। तो इसलिए रेट ला ने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर नंबर ऑफ मोल्स। वो नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं या फिर कोई अदर नंबर भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा रेट होगा उसके अंदर जो पावर्स होंगे वो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ही हो, विच में और मे नॉट बी सेम एज द स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस वजह से हमारा अकॉर्डिंग टू रेट ला जो रेट होगा वो है के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। तो ए हमारा यहाँ पे है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। अल्फा एंड बीटा में और मे नॉट बी इक्वल टू स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली। ये कंडीशन हमें रेट ला के अंदर याद रखनी है कि जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो जो ये अल्फ़ा और बीटा जो पावर्स हैं मोलर कंसंट्रेशन की, ये ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल ही हों, वो इक्वल हो भी सकती हैं और वो इक्वल नहीं भी हो सकते। जब हम रेट ला पढ़ते हैं या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते हैं तो हमने एक टर्म पढ़ी, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।